जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आपके कमेंट पढ़े पेपर अच्छा हुआ, विश्वास की जीत हुई, सर आपकी कछुए जीत गए हैं। आपने बताया वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए, आपने जैसा बताया वैसा हुआ। अब की बार 90 पार का सर मिशन पूरा हो रहा है। आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, ये आपकी मेहनत का ही परिणाम है। भी आपका पेपर बहुत ही शानदार हुआ है। मैंने सिर्फ एक फैसिलिटेटर की भूमिका है वो निभाई है। आप सबने इतना प्रेम हमेशा दिया है, उसके लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही प्रेम और स्नेह है वो बनाए रखिएगा। आज आपको पता चल ही गया भी सिद्धिविनायक संगरिया के ऊपर जो मेहनत हो रही है, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे ज्योग्राफी हो या कोई अन्य बात, उसमें कितना दम है। तो इसलिए आगे भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपका विश्वास है वो बना रहना चाहिए। और साथ में आज आपने देखा जो अक्सर मैं कहता था ब्लूप्रिंट में वेरिएशन हो सकता है, और वो वेरिएशन भी आपको इस पेपर में देखने को मिला है। चलिए अब ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए, जिस चीज़ का आपको बेसब्री से इंतजार है, सर पेपर सॉल्यूशन, चलिए बाल की खाल निकालते हैं। क्या हुआ आज के पेपर में, किस प्रकार से उत्तर लिखने थे। सेक्शन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव, प्रथम महायुद्ध का कालखंड था, फर्स्ट वर्ल्ड वार। इसमें बे यानी बी भरना था 1914 से 1918। और ये जो क्वेश्चन आया है आपका पहला, ये आया है आपकी बुक फर्स्ट के चैप्टर संख्या 1 और पेज संख्या 3 से। साथ में सब चीजें बताता रहूंगा आज। किस सैन्य अभियान को प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है? पहला उत्तर ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। बता दूं फर्स्ट बुक के चैप्टर संख्या 3 और पेज संख्या 34 से ये क्वेश्चन उठाया गया है। अगला प्रश्न, यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या है? और वो है यूरो। सही ऑप्शन इसका सही, बुक फर्स्ट का चैप्टर संख्या 4 और पेज नंबर 53 से ये क्वेश्चन है वो लिया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी एशिया में सम्मिलित देश है, जो दिए गए ऑप्शन, और उसमें ऑप्शन सही है वो है भारत। फर्स्ट बुक के चैप्टर संख्या 5 और पेज संख्या 66 से ये क्वेश्चन उठाया गया है। अगला प्रश्न, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में मुख्य विषय वस्तु क्या थी? और वो है पहला उत्तर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। और ये उत्तर आपको पता है आपकी फर्स्ट बुक के चैप्टर संख्या 7 और चैप्टर संख्या 8 दोनों में ही है। तो चैप्टर संख्या 7 से बात करें तो 113 नंबर पेज, और 8वें की बात करें तो 123 नंबर पेज से ये लिया गया है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश? और वो है सऊदी अरब। फर्स्ट बुक के चैप्टर संख्या 9 के पेज संख्या 129 की नीचे की लाइन आप देख पा रहे हो। आपने जो भी एमसीक्यू सीरीज किए, चाहे संजीवनी बुट्टी या रैपिड रिवीजन की, अगर आपने पहले नहीं, अगर इन एक महीने के अंदर भी आपने अगर कुछ यहाँ इस चैनल से पढ़ा, तो आप देख पा रहे हो सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन ट्रस्ट विद डेस्टिनी से संबंधित है? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सेकंड बुक का चैप्टर संख्या 1 और पेज संख्या 3 से दूसरी और तीसरी लाइन में ही ये सारी बातें लिखी गई है उस पेज की। अगला प्रश्न है कि खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए प्रगति की पक्ष वाली राजनीतिक विचारधारा को क्या कहते हैं? और वो है दक्षिणी पंथ। और ये आपकी बुक सेकंड का चैप्टर संख्या 3 और पेज संख्या 48 से लिया गया है। उस बॉक्स, एक बॉक्स बना है और उसकी 12वीं 13वीं लाइन आप देखिएगा, सब कुछ वहां पर क्लियर हो रहा है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं ना भी पाठ्य पुस्तक का कोई जोड़ तोड़ नहीं है। अब सोचिएगा कहाँ आए आपके वो जो क्या थे जिसको आप कहते थे डेस्क वर्क। सर आप डेस्क वर्क सॉल्व करवा दो, उसको मैं क्या सॉल्व कराऊं, वो तो ईश्वर की दया से अपने आप ही सॉल्व था। तो बांडुंग सम्मेलन कब हुआ था? बांडुंग सम्मेलन ये हुआ 1955 के अंदर। चैप्टर 4 है जो आपकी सेकंड बुक है, और पेज संख्या 68 से ये लिया गया। अगला प्रश्न, 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी कांग्रेस आर को कितनी सीटें मिली थी? 352 सीटें मिली थी। सेकंड बुक के चैप्टर संख्या 5 और पेज संख्या 97 से लिया गया है। और हमने तो सभी लोकसभा के ऊपर मेन बातें हैं वो भी रैपिड रिवीजन में कर ली थी।
1974 में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? भाई जयप्रकाश नारायण का नाम आता है। छठा चैप्टर है सेकंड बुक का और पेज संख्या 104। अगला प्रश्न, 1989 के अंदर राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? 1989 की बात आती है तो वो है वीपी सिंह। अगर 1990 आता तब उत्तर चंद्रशेखर होता। भाई कहीं उनका सर चंद्रशेखर हो सकता है, क्या? वीपी सिंह है भी 1989 के अंदर। ये सेकंड बुक के चैप्टर संख्या 9 और पेज संख्या 179 से लिया गया है। आप देखेंगे प्रधानमंत्री की वहां पर टेबल दे रखी है और पहले ही प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह है, उनका टाइम देख लीजिए आप। अब बात करते हैं रिक्त स्थानों की तरफ। चेकोस्लोवाकिया के विभाजन से खालिस्तान और खालिस्तान देश बने, बस कुछ नहीं करना था, दोनों को तोड़ना था। एक तरफ लिखना था चेक और दूसरी तरफ लिखना था स्लोवाकिया। स्लोवाकिया। अब अगर आपने चेक की जगह चेको भी लिख दिया तब भी सही माना जाएगा, टेंशन मत लेना। फर्स्ट बुक के चैप्टर 2 और पेज संख्या 27 से ये क्वेश्चन लिया गया है। ये अगला है, श्रीलंका की राजनीति में खालिस्तान समुदाय का प्रभाव रहा। फर्स्ट बुक के चैप्टर 5 के पेज संख्या 72 से लिया गया है और सही उत्तर है वो है सिंहली समुदाय का प्रभाव रहा। अगला है, 1944 में उद्योगपतियों के समूह द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था के प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? B2 यानी बुक 2 चैप्टर 3 और पेज संख्या 51 से लिया गया है और उत्तर है बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान, ये इसका सही उत्तर। मुंबई बंबई लिख दिया तब भी चल जाएगा। अगला, तिब्बत के पारंपरिक नेता खालिस्तान ने 1959 में भारत से शरण मांगी थी। चैप्टर 4 है, पेज संख्या 69, सेकंड जो बुक है और उत्तर है दलाई लामा। और आप देखेंगे ये रिक्त स्थान भी आगे जाकर एक प्रश्न के उत्तर के अंदर भी शामिल हो जाता है। अगला है, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा किस अनुच्छेद द्वारा समाप्त कर दिया गया? ये तो बच्चे बच्चे को पता है, धारा 370 चैप्टर 8 पेज संख्या 158 से ये क्वेश्चन है वो उठाया गया है। अगला है प्रश्न, 2004 के लोकसभा चुनाव में खालिस्तान गठबंधन की सरकार बनी थी। ये आपकी सेकंड बुक के चैप्टर संख्या 9 पेज संख्या 190 से लिया गया है। अब इसके बता दूं आपने कौन कौन से उत्तर लिखे हैं वो सही माने जाएंगे। अगर आपने सैप्रंग लिखा है वो भी सही है। अगर आपने यूपीए लिखा है, क्योंकि 2004 में मनमोहन सिंह जी थे भी, तो गठबंधन का नाम बताना था, और या पूरा नाम लिख दिया हो आपने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, तो इन तीनों में से कोई भी नाम लिखा है तो वो सही माना जाएगा। और अगर सिर्फ कांग्रेस किसी ने लिखा है तो हो सकता है, अब ये उस एग्जामिनर पर डिपेंड करता है भी वो सही माने या नहीं माने, उसके बारे में मैं आपकी कोई हेल्प है वो नहीं कर पाऊंगा। अगला प्रश्न है अब एक नंबर वाले। पहला है कि शीत युद्ध के दौरान छोटे राज्यों को महाशक्तियों द्वारा अपने गुट में शामिल होने का कोई एक कारण बताइए। ये आपकी फर्स्ट बुक के चैप्टर संख्या 1 पेज नंबर 7 से लिया गया है, पेज 7 से लिया गया। आप देखेंगे वहां पर 4 कारण दिए गए हैं भी। महत्वपूर्ण संसाधनों के लिए लाभप्रद थे और उनकी जमीन यानी भू क्षेत्र है, वहां पर हथियारों और सेनाओं का संचालन कर सकते थे, सैनिक ठिकाने स्थापित किए जा सकते थे, उनसे आर्थिक मदद है वो मिल सकती थी। इन चारों में से कोई भी एक बात है वो लिखनी थी भाई इसमें। अगला प्रश्न है कि अमेरिका के रक्षा विभाग मुख्यालय का नाम क्या है? तीसरे चैप्टर पेज संख्या 35 से लिया गया है और वो है पेंटागन। पेंटागन इसका उत्तर है। आसियान गठन के 4 सदस्य देशों के नाम, आसियान के 4 सदस्य देशों के नाम है वो पूछे गए हैं। आपको अब ये पता होना चाहिए आसियान में टोटल मेंबर कितने हैं? 10 है भाई। और ये आपके चौथे चैप्टर की पेज संख्या 55 से लिया गया है। वहां 5 के नाम लिखित में और आगे फिर जो मैप दिया गया है वहां पर क्लियर होते हैं 10 नाम है। अब सुन ले नाम, इनमें से कोई भी 4 लिखे हैं तो सही होंगे। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। इन 10 में से कोई भी 4 नाम लिखे हैं तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब उसमें से जितने गड़बड़ किए 1/4 के हिसाब से कट जाएंगे। अगला प्रश्न है कि भारत की लुक ईस्ट और एक्ट नीति के अंतर्गत कौन से देश आते हैं? 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो भारत के पूर्व वाले
जो देश है उनका नाम इसके अंदर लिखना है। तो एक आता है इसके अंदर बांग्लादेश और दूसरा आता है म्यांमार। बांग्लादेश और म्यांमार, पांचवा चैप्टर आपकी बुक फर्स्ट का और पेज संख्या 75 से ये क्वेश्चन उठाया गया है। पाठ्य पुस्तक की लाइन ही उठाई जाती है, आपको पता है बोर्ड परीक्षा के अंदर, इसलिए पासबुक और उनका कोई रोल नहीं होता। लीग ऑफ नेशन के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का प्रमुख कारण क्या था? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस प्रश्न का उत्तर है भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं रोक पाने के कारण। भी जो लीग ऑफ नेशन है इसकी स्थापना होने के बाद भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था, तो इसलिए फिर बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है वो की गई। चैप्टर संख्या 6 और पेज नंबर 84 पर 2 लाइनें पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा फर्स्ट बुक का। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि सुरक्षा के अपारंपरिक धारणाओं के 2 पक्ष कौन से हैं? तो फर्स्ट बुक के चैप्टर संख्या 7 और पेज संख्या 108 से लिया गया है। वहां आपको ये सब कुछ क्लियर किया गया अपनों ने, मानवता की सुरक्षा और विश्व सुरक्षा। तो मानवता की रक्षा करनी है और विश्व की रक्षा करनी है, सुरक्षा करनी है, ये 2 पक्ष हैं। अगला प्रश्न है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए? आपकी सेकंड बुक के फर्स्ट चैप्टर के पेज संख्या 8 से ये लिया गया है और वो नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान या खान अब्दुल गफ्फार खान। अब अगर अब्दुल गफ्फार लिख दिया है तब भी आपको मिल जाएंगे मार्क्स, खान अब्दुल भी लिख दिया है तब भी मिल जाएगा, और अगर और कुछ कर दिया है तो भैया फिर आपको पता ही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो कब शुरू हुई? तो 1951 के अंदर हुई। चैप्टर 3 और पेज संख्या 53 पर है ये। 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये बेलग्रेड में हुआ था। बेलग्रेड जो उस टाइम यूगोस्लाविया के अंदर था, यूगोस्लाविया भी लिख दोगे तब भी सही माना जाएगा। चौथा जो चैप्टर है वो पेज संख्या 68 से लिया गया है ये। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में किन नेताओं के बीच में मुकाबला हुआ था? तो बार बार रिवाइज किया हमने इसको। एक है मोरारजी देसाई और दूसरा है इंदिरा गांधी। इनके बीच में मुकाबला रहा, अभी कौन प्राइम मिनिस्टर बने इनके बाद में। तो चैप्टर संख्या 5 और पेज संख्या 84 से ये क्वेश्चन है वो उठाया गया है सेकंड बुक से। तो मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी दोनों इसके उत्तर है। एक नाम लिखा है तो आधा मिलेगा। अगला प्रश्न है कि 25 जून 1975 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा है वो की गई थी? तो इसमें आता है अनुच्छेद कौन सा है? 352। चैप्टर 6 पेज संख्या 108 से लिया गया है। अगला प्रश्न, मंडल आयोग ने पिछड़ी जातियों के लिए क्या सिफारिश है वो की थी? तो इसमें आपको ये लिखना है, आप पहले तो मैं पूरा लिख दूं, अगर बता दूं आपको कि शिक्षा संस्थाओं और सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण है वो पिछड़ी जातियों को देने की सिफारिश की। अब अगर आपने सिर्फ 27% आरक्षण की बात लिखी है तब भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो यानी एजुकेशन के अंदर और जॉब के अंदर 27% आरक्षण की बात। अगला खंड ब की तरफ रुख करते हैं। अब आपको पता है 2-2 नंबर का प्रश्न है और देखिएगा पहला प्रश्न है वो सोवियत संघ के विघटन के समय वहां के राष्ट्रपति कौन थे। अब भैया सीधा राष्ट्रपति का नाम पूछा है और 2 नंबर का है। अब ये कैसे भी आ गया, 1 नंबर वाले प्रश्न को 2 में पूछ लिया तो भैया उत्तर उतना ही लिखना है। मिखाइल गोर्बाचेव ये नाम लिखना है और 2 नंबर प्राप्त करने हैं। अब इनसे जुड़ी हुई कोई बात लिखी है तो ठीक है, नहीं लिखा, अगर मिखाइल गोर्बाचेव लिखा है तब भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। फर्स्ट बुक के चैप्टर संख्या 2 पेज संख्या 22 से ये लिया गया है। अगला प्रश्न है, अमेरिका शक्ति पर स्वयं अमेरिका ही अवरोध है। ये 3 तथ्य आते हैं और इनमें से किन्हीं 2 के बारे में लिखना चाहिए। आपने एक लाइन लिख दी है, तीनों में से कोई 2 की, तभी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है कि चीन में कृषि के निजीकरण से क्या लाभ है वो हुए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये उठाया है और ये क्वेश्चन आपका उठाया गया है पेज संख्या 59 से और चैप्टर है 4 फर्स्ट बुक का। और 59 नंबर पेज पर आप देखेंगे एक डायग्राम दिया गया है और जो पहला ही कॉलम है उसका 1, 2, 3 और चौथा जो पैराग्राफ है उसको आपको रीड कीजिए कि नई आर्थिक नीतियों के कारण चीन की अर्थव्यवस्था को अपनी जड़ता से उभरने में मदद मिली। इसके बाद
कृषि के निजीकरण के कारण कृषि उत्पादों और ग्रामीण आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी बचत का परिमाण बढ़ा और इससे ग्रामीण उद्योगों की जो तादाद है वो बड़ी तेजी से बढ़ी और उद्योग और कृषि दोनों क्षेत्रों में चीन की अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर है वो तेज रही। बस इस कहानी को यानी इन 2-3 लाइनों को आपने अगर अपनी भाषा में लिख दिया है भी, उससे लोगों की इनकम है वो बढ़ी, विकास रेट है वो बढ़ गई, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ये तो वैसे आप अपने माइंड से भी करते तब भी होना चाहिए था ये प्रश्न, अगर किसी ने नहीं किया है तो। अगला है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का मुख्य कारण पाक द्वारा आतंकवाद को प्रोत्साहन देना है, इसके कोई 2 उदाहरण हैं वो बताइएगा। अब देखिए पहले भी ये प्रश्न किस चैप्टर से आया है, फर्स्ट बुक के चैप्टर संख्या 5 और पेज संख्या 74 से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो आपको 2 उदाहरण बताने हैं भी, दोनों के बीच में आतंकवाद वाली जो प्रॉब्लम है इसमें आप लिख सकते थे, एक तो भी कश्मीर में उग्रवादियों को हथियार, प्रशिक्षण और धन देता है पाकिस्तान, और दूसरा खालिस्तान जो समर्थक है उनको हथियार और गोला बारूद है वो पाकिस्तान है वो देता है। तो कुल मिलाकर एक ये भी लिख सकते थे भी आतंकवादी हमले के लिए भारत के अंदर पाकिस्तान है वो आतंकवादियों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये कुछ उदाहरण हैं जिनकी बात इसमें कर सकते थे। तो कश्मीर और खालिस्तान वाली बात है वो इस क्वेश्चन के अंदर आनी चाहिए। अब आपने अगर उसमें थोड़ा बहुत कोई तोड़ मरोड़ कर दिया है तो वो उस एग्जामिनर अपने विवेक से 2 में से जो भी मार्क्स आपके बनते हैं दे दिए जाएंगे। अब है प्रश्न अगला, अप्रवासी और शरणार्थी में अंतर बताइए। अपने सब किया हुआ है, बुक फर्स्ट का चैप्टर संख्या 7 और पेज संख्या 110 से ये क्वेश्चन है वो उठाया गया है भी, आपको क्लियर किया गया था भी हाँ भी इसका उत्तर है वो क्या हो सकता है। और हमने तो तीनों ही परिभाषा वहां पर की थी भी, अप्रवासी, शरणार्थी और आंतरिक रूप से विस्थापित। तो अपनी मर्जी से देश छोड़ने वाला है प्रवासी, और युद्ध या कोई प्रॉब्लम की वजह से छोड़ता है तो वो शरणार्थी हो जाता है। अगला प्रश्न है कि खनिज उद्योगों से पर्यावरण को होने वाले कोई 2 दोष है वो बताइए। याद कीजिए ये अपने क्वेश्चनों इस प्रश्न के ऊपर भी चर्चा की थी। तो आप देखेंगे चैप्टर 8 है आपकी फर्स्ट बुक का और पेज संख्या 128 पर पहली पैराग्राफ में ऊपरी ऊपर भूमि और जल मार्गों को प्रदूषित करता है एक, और दूसरा स्थानीय वनस्पतियों का विनाश करता है। अब इस प्रकार की 2 बातें आपको लिखनी थी। अगर ऐसा नहीं लिखा आपने, इससे मिलता जुलता कोई भी और रीजन दे दिया जो कि इसका उत्तर अच्छा हो सकता है भी, क्योंकि इसमें केमिकल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्याएं आती, इस प्रकार से अगर तोड़ मरोड़ के भी लिखा है तो आपको जरूर उसके अंदर कुछ ना कुछ मार्क्स है वो जरूर मिलेगा। अगला प्रश्न है अब 10वां कि स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश इंडिया 2 भागों में था, इस कथन को संक्षेप के अंदर समझाइए। तो ये प्रश्न आपकी बुक सेकंड के चैप्टर संख्या 1 और पेज संख्या 8 से लिया गया है। अब आप देखेंगे वहां पर विभाजन की प्रक्रिया और विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास वाली बात है। तो इसमें आपको क्या लिखना था भी, स्वतंत्रता के समय है जब देश आजाद हुआ 14-15 अगस्त 1947 को, तो ये 2 भागों में बंट गया था, जिसमें एक इंडिया को भारत नाम मिला और दूसरा पाकिस्तान। और विभाजन बड़ा ही दर्दनाक था और द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर इसका बंटवारा है वो किया गया था। और इस प्रकार से जुड़ी हुई इनमें से जो भी 2-3 लाइनें अगर आप लिखेंगे आपको पूरे मार्क्स हैं वो यहाँ पर मिलने थे। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत वाला ये जो लाइनें यानी समझ लीजिए 8 नंबर पेज के पहले और विभाजन की प्रक्रिया के पहले और दूसरा जो पैरा, ये 3 पैरे हैं और इनमें से जो भी बातें आपने मिलती जुलती लिख दी है तो उसमें आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। फिर था भी आपके मतानुसार हरित क्रांति के 2 प्रभाव बताइए। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपकी सेकंड बुक के चैप्टर संख्या 3 और पेज संख्या 60 और 61 से लिया गया है और हमने इसके ऊपर भी बात की थी भी। एक तो क्या हुआ, इससे धनी लोग ज्यादा फायदा है वो उठा गए थे और इससे देश के अंदर खाद्यान्न की उपलब्धता है वो बढ़ गई थी। और ज्योग्राफी वाले बच्चों का तो ये अपने आप ही सही होना चाहिए जिनके पास ज्योग्राफी रहा है, क्योंकि ये ज्योग्राफी में भी आता है। पंजाब, हरियाणा और यूपी के अंदर है वो काफी समृद्ध हो गए थे वो लोग। तो इस प्रकार की बातें आप इसके अंदर लिख सकते थे भी। गरीब है थोड़ा गरीब हो गया था।
तो ये बात आपको इस 11वें में लिखनी थी। फिर बात करें 12वां प्रश्न के स्वतंत्रता के बाद भारत और चीन के मध्य मैत्री संबंधों के खराब होने के कोई 2 कारण हैं, वो बताइए। तो ये आपकी जो चौथा चैप्टर है और पेज संख्या 72 से ये क्वेश्चन है वो उठाया गया है। तो आप देखेंगे 2 बड़े विवाद की बात करें तो एक तो आपको पता है ना, जब चाइना ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया था तो वहां के जो धार्मिक नेता है दलाई लामा, उन्होंने भारत से शरण मांग ली थी और 1959 में भारत ने उनको शरण दे दी थी। एक तो ये दोनों के बीच में तनाव का कारण रहा, और दूसरा था चीन ने भारतीय भू क्षेत्र के जो इलाके थे जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले हिस्से का अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से पर अपना अधिकार जता दिया था। तो इन 2 कारणों की वजह से है वो संबंध है वो खराब हो गई थी। उसके बाद में है क्वेश्चन 13वां, और लाल बहादुर शास्त्री के सामने रही कोई 2 चुनौतियां हैं उनको आपको बताना है। तो ये आपके 5वें चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है और पेज संख्या 84 से लाल बहादुर जी वाला क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन लाल बहादुर शास्त्री के, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन और एक ही जगह से आसपास से उठा लिए थे प्रश्न। तो आप देखेंगे 84 नंबर पेज का नेहरू के बाद शास्त्री के अंतर्गत दूसरा जो पेरा है और उसकी दूसरी लाइन भी 2 बड़ी चुनौतियों का सामना किया। एक तो भारत चीन युद्ध वाली प्रॉब्लम आई, मानसून भी असफल रहा, देश के अंदर सूखे की स्थिति आ गई, खाद्यान्न की गंभीर संकट है उस टाइम आ गया था, और 1965 में पाकिस्तान के साथ हमें युद्ध भी करना पड़ा। तो ये जो बातें हैं वो इसके अंदर ऐड करनी थी आपको। उसके बाद में चिपको आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी वाला जो क्वेश्चन है इस पर हम बात कर ही चुके हैं भी। आपका जो जन आंदोलनों वाला जो चैप्टर रहा उसके अंदर यही, और ये आपने देखो ये क्वेश्चन मॉडल पेपर के अंदर भी तो आपसे पूछा गया था और वहीं से इस क्वेश्चन को रिपीट है वो कर दिया गया है। और ये क्वेश्चन आपको पेज संख्या 130 पर है, आपकी बुक का 7 नंबर जो चैप्टर है वहां से ये लिया गया है। अच्छे से आप सबके क्लियर है। ये दलित पैंथर संगठन के उद्देश्य को संक्षेप में समझाइए। तो ये आपके ये भी 7वें चैप्टर से लिया गया, पेज नंबर 132-33 से ये क्वेश्चन उठाया है। जो प्रमुख मांग वाली बात है 132 नंबर पेज पर नीचे ही नीचे की जो 1.5 लाइन है और 133 नंबर पेज में स्टार्टिंग की जो 2-2.5 छोटी छोटी जो लाइनें दे रखी है, जो प्रमुख मांग वाली जो बात थी वो इसके अंदर लिखनी थी। फिर बात आती है भी बाम सेफ का संक्षिप्त है वो टिप्पणी लिखिए। तो ये आपका चैप्टर संख्या 9 सेकंड बुक का ही और पेज संख्या 183 से ये क्वेश्चन है वो उठाया गया है। टॉपिक है राजनीतिक परिणाम वाले में। तो इसमें आपको बामसेफ का एक तो पूरा नाम भी, इसका कब गठन हुआ, और इसके अंदर आपको पता है सरकारी कर्मचारियों का ये कोई साधारण ट्रेड यूनियन नहीं था, इसमें बहुजन SC ST OBC अल्पसंख्यक है वो सभी इसके अंदर जुड़े हुए थे। ये दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का परिवर्ती विकास था और इसके बाद में यही बहुजन समाज पार्टी का इसे उदय हो गया था जिसकी अगुवाई कांसीराम ने की थी। तो इस प्रकार की ये 2-4 लाइनें हैं वो इसके अंदर ऐड करनी थी आपको। इसके बाद आ जाते हैं अब अपने खंड C की तरफ। शॉक थेरेपी के कोई 3 परिणाम बताइए। किया हुआ है अपना फर्स्ट बुक का चैप्टर संख्या 2 पेज संख्या 25-26 से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि आपके मतानुसार संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होना चाहिए, इसके पक्ष में अपने तर्क दीजिए। तो आपकी फर्स्ट बुक की चैप्टर संख्या 6 और पेज संख्या 93 से लिया गया है। भी भारत की आबादी ज़्यादा है, UNO के अंदर ये अपना बजट काफ़ी पैसा है वो उसको देता है। उसके बाद में अगला प्रश्न था कि स्वतंत्रता से अब तक मतदान के तरीके बदलते रहे, इस कथन पर 3 तरीकों को आपको संक्षेप में बताना है। तो ये क्वेश्चन भी आपकी सेकंड बुक के चैप्टर संख्या 2 और पेज संख्या 29 से मतदान के बदलते तरीके से, और हमने इस पर अभी एक दिन पहले भी चर्चा की थी। एक तो ये था भी जब पहला चुनाव हुआ था तो एक मतदान केंद्र में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक मतपेटी रखी जाती थी और उसके ऊपर उसका चुनाव चिन्ह अंकित होता था और खाली मत पत्र देना होता था, अपनी पसंद वाली पेटी के अंदर डालना होता था। फिर क्या हुआ, मत पत्र आ गया और उस पर उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह अंकित होने लगा। और तीसरा क्या हो गया, अभी वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM का इस्तेमाल होता है। तो ये 3 तरीके बताने थे, चाहे आपने शॉर्ट में लिखे चाहे डिटेल में, मार्क्स मिल जाएंगे आपको। फिर 1975 में आपातकाल घोषित होने के पीछे कौन सा घटनाक्रम हुआ, कोई 2 प्रमुख घटनाएं हैं वो आपको इसके अंदर बतानी थी। तो ये जो प्रश्न है आपका बुक सेकंड का पेज 108 और चैप्टर संख्या 106 से लिया गया है, चैप्टर 6 से लिया गया है, पेज 108 है आपातकाल की घोषणा। इसमें 2 महत्वपूर्ण बात आती है। एक तो आप ये कह सकते हो भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो जज थे उन्होंने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध करार दे दिया था,
और दूसरा, आप वो रामलीला मैदान वाली रैली का उल्लेख कर सकते थे। बीजेपी ने इंदिरा के इस्तीफे की मांग कर दी थी और सेना, पुलिस और सरकारी लोगों को कहा था भी आप सरकार की बातों की पालना है वो नहीं करें। तो ये दो प्रमुख रीजन रहे जिसकी वजह से आपातकाल की घोषणा है वो करनी पड़ी। तो आप इस कहानी को आप वहां रिप्रेजेंट कर सकते थे। अब आगे बढ़े बड़े प्रश्नों की तरफ। तो क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था, ये लाइन बताई थी, ये आएगा। और अथवा में ये भी शीत युद्ध के दौरान दो ध्रुवीयता को गुट निरपेक्षता ने चुनौती दी भी। क्यूबा और गुट निरपेक्षता आना ही आना है और आ भी गया। ये दोनों ही फर्स्ट बुक से है, चैप्टर फर्स्ट से है। क्यूबा वाला चैप्टर के स्टार्टिंग में ही है और ये दूसरा पेज नंबर 10 पे है। इनके ऊपर अपनी पहले ही चर्चा हो चुकी है। तो आपको 1.5-2 पेज में जो भी कहानी लिखनी थी आप सारी लिख सकते थे इसमें। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है वो वैश्वीकरण वाले से आ गया। हमने वैश्वीकरण का अर्थ, उसके कारण, प्रभाव सारे किए थे और एक ही वीडियो में कंप्लीट किया था। चैप्टर 9 है आपका फर्स्ट बुक का, पेज संख्या 137 और 138 के ऊपर वैश्वीकरण की परिभाषा और कारणों की विवेचना करनी थी। और अथवा में वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव बताने थे, ये भी चैप्टर 9 का, ये पेज संख्या 140, 141, 142 पर जो बातें लिखी उनमें से मेन बातें इसमें लिखनी थी। तो इस पे बड़ा क्वेश्चन आ गया। अगला प्रश्न था 23वां का, भारत में क्षेत्रीय आकांक्षाएं, अलग राज्य बनाने की मांग और सबक क्या सीख सकते हैं। तो याद कीजिए लास्ट के वीडियो में ये क्वेश्चन बताया था। वहां बस मैंने ये कहा था भी कम से कम आप 2 सबक तैयार कर ले। यहाँ बड़े में आ गया तो इसका मतलब अगर आपने 2 भी लिखा है तब भी आपको 4 में से 3 मिल जाएंगे। और अगर पूरा 5 सबक थे, चैप्टर 8 के पेज संख्या 167-68 के ऊपर 5 सबक दिए गए हैं। 4 भी लिखा है तो 4 मिल जाएंगे। अगर आपने 2, 2.5 थोड़े भी लिखे हैं तब भी आपको लगभग 3 नंबर मिल जाएंगे भैया। और 167 नंबर पेज पर ही भारत में सिक्किम के विलय के घटनाक्रम वाला जो है, आपने अगर ये किया है चैप्टर 8 पर पेज 167 पर एक बॉक्स दिया गया, वहीं से पूछ लिया गया। तो ये था आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर और उसके सॉल्यूशन की सारी बातें। कोशिश की भी जो भी कंफ्यूजन कोई भी हो उसको सबको क्लियर करें। और बहुत खुशी हुई, आप सबका पेपर बहुत शानदार रहा। आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। अब बहुत से बच्चों के एग्जाम फिनिश हो गए हैं और बहुत सौ का आगे हिंदी लिटरेचर या कुछ छोटे पेपर और भी आपके रहते हैं। आप के पेपर हो जाएं और उसके बाद हम आगे कंपटीशन की तैयारी करेंगे। और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं आपको कहना चाहूँगा तो जल्द ही हम फिर मिलेंगे कुछ नई इन्फॉर्मेशन को लेकर। और आपके साथ के बगैर ये सिद्धि विनायक कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आपका भले ही ये मिशन पूरा हो गया है, आगे भी हम आपस में जुड़े रहें, ऐसा प्रेम और स्नेह बना रहे, इसके लिए आप सबको यहाँ विजिट भी करना चाहिए। और फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक शुभकामनाओं के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत।